वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे आपको यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में किन किन बड़े महाशक्ति देशों का एकीकरण हुआ, जिसमें जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था, और इन देशों के एकीकरण में किस किस राष्ट्रवादी नेताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें बिस्मार्क था, गैरिबाल्डी था, मेटरनिक था, नेपोलियन बोनापार्ट था, विक्टर इमैनुअल था, बिस्मार्क था, मेजरी था। इन सारे राष्ट्रवादी नेताओं के कारण इटली, जर्मनी और फ्रांस का एकीकरण संभव हो पाया। उसके बाद इन क्रांतियों का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा, जिसमें आपको बोहेमिया, हंगरी, यूनान, पोलैंड, इन सारे देशों में कहीं न कहीं राष्ट्रीयता की भावना इन क्षेत्रों से देखकर जगी और इन क्षेत्रों को भी स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, उपनिवेश से हटा दिया गया, यानी उपनिवेश से वो लोग मुक्त हो गए। यानी किसी न किसी देश पर किसी अन्य देश का उपनिवेश कायम था, साम्राज्यवाद कायम था, और इन आंदोलनों से इन सारे देशों को उपनिवेश मुक्त हो गए, साम्राज्यवाद से मुक्त हो गए, और ये लोग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के एक नक्शे पर, एक मैप पर सामने आए। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा था। अन्य देश जिस देश पर किसी अन्य दूसरे देश का उपनिवेश कायम था, साम्राज्यवाद कायम था, उन सारे देशों पर इस क्रांति का, इस एकीकरण का प्रभाव पड़ा था। और विदेशी सत्ता से मुक्ति के लिए एशियाई जो देश जो उपनिवेश में थे, उनके मन में भी राष्ट्रीयता की भावना जगी और यहाँ भी इस तरह के आंदोलन शुरू हो चुके थे। 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी क्रांति भी काफी प्रभावित था। टीपू सुल्तान ने जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, टीपू सुल्तान जो था वो 1789 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। टीपू सुल्तान वो भी चाहते थे कि हमारे देश का उपनिवेश जो है हमारे देश पर वो समाप्त किया जाए, बाकी को देश जो है उनसे हम मुक्त हो, साम्राज्यवाद से हम मुक्त हो। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना कराई और उसका एकमात्र वो सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगाया था। टीपू सुल्तान ने एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई और उसमें उसका सदस्य भी बना। उसने एक वृक्ष भी लगाई जो कहा जाता है कि यह स्वतंत्रता का वृक्ष, स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष है। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले धार्मिक सुधार आंदोलनों में भी भारत ने राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू किया। जो भारत में 19वीं शताब्दी में धार्मिक चेतना जागृत करने वाले जो भी आंदोलन चल रहे थे, उस पर भी राष्ट्रीयता को जगाने के लिए प्रेरित किया गया। उस पर जनवाद, राष्ट्रवाद संबंधी, स्वतंत्रता संबंधी चर्चाएं की गई, प्रचार प्रसार किया गया। इसी कारण 1821 की नेपल्स क्रांति का विफलता जो है उसकी भी काफी दुख प्रकट किया। 1823 ईस्वी में स्पेनिश जो आंदोलन हुए, स्पेनिश क्रांति की सफलता पर उत्सव भोज दिया गया। स्पेन में जो सफलता आई 1823 में, उसमें बहुत सारे लोग ने उसी सफलता के आयोजन पर भोज दिया गया। कालांतर में भारत 1857 की पहली क्रांति जो कही जाती है भारत स्वतंत्रता संग्राम की, वो भी इसी की देन है, इन्हीं सब आंदोलनों की देन है। जब 1857 की क्रांति भारत में पहली क्रांति हुई थी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो यूरोप के जर्मनी जो राष्ट्रीयता थी, यूरोप में जो जिस राष्ट्रीयता की, जिस राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था, उसकी जो सोच थी वो भारत में भी पहुंच चुकी थी और उसने अंततः यूरोप, पूरे विश्व को उसने प्रभावित किया था। और पूरे विश्व के कई देशों में राष्ट्रीयता की भावना जगी, राष्ट्रवाद की भावना जगी और विश्व के बहुत सारे देश उपनिवेश से मुक्त हो चुके थे या हो गए थे। बाद में हमारा देश भी 1947 में उपनिवेश से मुक्त हुआ अंग्रेजों के द्वारा, सब क्रांति की देन है। ये सारी हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद में ये बातें हुई थी। अब इसका हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो है
आप लोग के पास किताब हो तो आप लोग टिक लगा सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको टिक लगाने वाला, भरने वाला, मिलान करने वाला हर प्रकार का लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, हर तरह का प्रश्न उत्तर है। और ये प्रश्न उत्तर जितने भी हैं वो आगे भी भविष्य में पढ़ने के लिए, जानकारी रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में टिक लगाने वाले में पहला क्वेश्चन है इटली और जर्मनी का वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो हम जानते हैं यूरोप में, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। दूसरा है फ्रांस के शासक के वंश की स्थापना बीना कांग्रेस के द्वारा की गई, तो इसका भी होगा ग, बुर्गो वंश। तीसरा क्वेश्चन है मेमनी का संबंध किस संगठन से था, तो लाल सेना से क। चौथा क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा था, ये था ग, ऑस्ट्रिया। काउंट काबिल को ब्रिटेन में किस पद पर नियुक्त किया, ग, प्रधानमंत्री। उसके बाद है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, भ, नाविक। 7वां नंबर क्वेश्चन है जर्मन आइस का निर्माण किसने किया था, इसका नेपोलियन बोनापार्ट यानी ख। ये आप लोगों का 7 क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन है जानवरीन एक संस्था थी किसकी, वो थी ख, व्यापारियों की। मैं बता दें जानवरीन एक व्यापारियों की संस्था थी। उसका रक्त एवं नौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, ग, बिस्मार्क ने। 10वां क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में। 11 और 12 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत जानते हैं, और यूनान। ये 1871 जो है वो आप लोगों का भ है। 12 नंबर क्वेश्चन है 1819 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी, इसका आंसर होगा क, तुर्की के साथ। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, टिक लगाने वाला 12 क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों का अधिकतर खानों की पूर्ति है। उसके बाद मिलान करने वाला 3 मिलान करने वाला है अलग अलग, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, जानकारी रखने के लिए। उसके बाद आप लोगों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अभी इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, किताब देखिए, तो आप लोग बिल्कुल अपने नोटबुक में कोई भी क्वेश्चन आप लोग से बनता है तो आप लोग नोटबुक में लिखिए, समझिए, वो अच्छी बात है। अगले वीडियो में हम अगले आपको मिलान करने वाला, निदर्शन वाला या आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।